गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सबको। तो आइए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पेपर नंबर 7। पेपर नंबर 7 जो आपको नज़र आ रहा है बच्चों, ये पेपर नंबर 7 आपका 100 मार्क्स के लिए रहेगा। अगर हम नए सिलेबस की बात करें, चाहे सिलेबस आपका नया हो चाहे पुराना हो, इनकम टैक्स सेम ही है। चाहे आप 2016 सिलेबस के लिए हों या 2022 सिलेबस के लिए हों, इनकम टैक्स आपका सेम ही रहेगा। बस फ़र्क कितना है, पुराने सिलेबस के अंदर इनकम टैक्स 100 मार्क्स का था और नए सिलेबस में अब 50 मार्क्स का रह गया है। कोर्स कंप्लीट बराबर है, एक भी पॉइंट आपका कम नहीं है। ठीक है, बस फर्क इतना हुआ है कि पुराने सिलेबस में जो स्टूडेंट थे उनको यही चीज़ 100 नंबर में पढ़नी पड़ती थी। अब वो की वो चीज़ अब कितने नंबर में पढ़ोगे आप लोग? 50 नंबर में पढ़ोगे। ये तो था बेटा पुराना और नया सिलेबस, और बाकी कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करें इनकम टैक्स, लिखो इनकम टैक्स जिन बच्चों ने फर्स्ट डे जो आ रहे हैं, ये है 50 मार्क्स का है आपका इनकम टैक्स, 50 नंबर का रहेगा। ये इसका एक पार्ट है, सेक्शन 1 है ये, सेक्शन ए। और इसी तरह सेक्शन 2 रहेगा जो जीएसटी और कस्टम ड्यूटी के लिए रहेगा, वो भी 50 मार्क्स का रहेगा। तो दोनों सेक्शन को आप जोड़ दें तो 100 मार्क्स का आपका ये पेपर नंबर 7 बनेगा। पहले ये दोनों सेक्शन 100 नंबर के हुआ करते थे, 200 नंबर के दो पेपर हुआ करते थे। अब हमारा जो इंस्टीट्यूट है इसने थोड़ी सी दया दिखाई है और 200 नंबर को 100 नंबर में कन्वर्ट कर दिया, एक नया पेपर जोड़ दिया है। कह सकते हैं थोड़ा सा जो कोर्स है इनकम टैक्स का मुश्किल कर दिया है। मुश्किल क्यों कर दिया? क्योंकि पहले ये 100 नंबर में पढ़ते थे अपन, तो कुछ चीज़ें हम छोड़कर आराम से पास हो लगते थे। अब यही चीज़ 50 नंबर में हो गई है, और 50 नंबर में कुछ चीज़ छोड़ देंगे तो पास ही नहीं हो पाएंगे। तो हमें अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। चलिए, जैसा भी है, तो ये इनकम टैक्स आपने 50 मार्क्स के लिए आप पढ़ोगे नए सिलेबस के अंदर। अब इनकम टैक्स मैं पढ़ाऊंगा आपको, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी मैडम पढ़ाएंगी। तो मेरे यहाँ पर सिर्फ आपके पास 50 नंबर का ही काम है जो मुझे आपको करवाना है। लिखेंगे आप सबसे पहले टाइप ऑफ टैक्सेस, टैक्स के जो टाइप है बच्चों वो दो टाइप के हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है उसकी बात हम करेंगे कि सर अगर कोई इनकम आप कमाते हैं और उस इनकम पर आप ही टैक्स पे करते हैं तो उसे क्या नाम दिया गया है? डायरेक्ट टैक्स का नाम दिया गया है। मतलब डायरेक्टली आप ही इनकम पे टैक्स पे कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया कि सर जो भी इनकम कमाई गई है, मतलब जो गुड्स या सर्विसेज आपने बेचा है, उस गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स कौन पे कर रहा है? सप्लायर पे कर रहा है। तो उसे हम क्या कह देंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। थोड़ा सा समझते हैं इसके अंदर। तो आप लिखेंगे डायरेक्ट टैक्स का थोड़ा सा मतलब, लिखिए डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग। आप लोग भी लिखिए बच्चों, आप लोगों को मैंने मीनिंग नहीं लिखवाया था। डायरेक्ट टैक्स, इफ टैक्स इज लेविड, लेविड का मतलब होता है बच्चों लगाना, इम्पोज्ड करना, लेविड डायरेक्टली ऑन इनकम। जब टैक्स सीधा इनकम पे लगता है
of a person, then it is a डायरेक्ट टैक्स. इसे हम डायरेक्ट टैक्स कह देंगे. द पर्सन हु पे टैक्स टू गवर्नमेंट cannot recover it from somebody else. जिसने टैक्स पे कर दिया वो किसी और से रिकवर नहीं कर सकता. और इसका एकमात्र एग्जाम्पल है बच्चों इनकम टैक्स. ठीक है, मतलब जिसने इनकम को अर्न किया है वही क्या करेगा, टैक्स पे करेगा. एक और एग्जाम्पल आप इसका लिख सकते हैं, टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज इनकम. इसको आप देसी भाषा में ब्लैक मनी बोलते हैं. ब्लैक मनी. ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है सर? एक ऐसी मनी जिसको आपने क्या नहीं कर रखा, रिकॉर्ड नहीं कर रखा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसे हम कहेंगे ब्लैक मनी. और ब्लैक मनी पर भी क्या लगता है आपका, डायरेक्ट टैक्स ही लगाया जाता है. कि जो ब्लैक मनी होगा उस पर भी क्या लगेगा, डायरेक्ट टैक्स लगता है बच्चों. ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया, इफ देयर इज द levied directly to income of person then it is the direct tax. The tax who is the pay to government cannot recover someone else. मतलब जैसे मैंने टैक्स पे किया है तो मैं किसी और से रिकवर नहीं कर सकता. मेरी इनकम था, मुझे ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, डायरेक्ट टैक्स है. चलिए अगला जो टैक्स है हमारा उसको नाम दिया गया है इनडायरेक्ट टैक्स का. लिखेंगे आप इनडायरेक्ट टैक्स. If tax is levied जिसका भी माइक ऑन है प्लीज अपना माइक ऑफ रखिए आप. ऑन द प्राइस ऑफ ए गुड्स और सर्विसेज, then it is an indirect tax. मतलब जो प्राइस ऑफ गुड्स या प्राइस ऑफ सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं. आप लोग जो पे करते हैं बच्चों वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं. जब आप चिप्स का पैकेट परचेज करते हैं, जब आप साबुन परचेज करते हैं, जब कोई भी सामान आप परचेज करते हैं मार्केट से, तो आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है. और वो टैक्स कौन सा होता है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको आप जीएसटी कहते हैं. ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स की खासियत है बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते. फॉर एग्जांपल आप में से किसी स्टूडेंट का बर्थडे है आज और उसने कहा कि मैं पार्टी दूंगा पिज़्ज़ा हट के अंदर, या फिर अपने यहाँ पर लेपिनोज बना हुआ आपने देखा होगा बहुत बार, डीसीसी वाले लेपिनोज के पिज़्ज़ा भी खिलाते हैं आप लोगों को, आपने खाए भी हैं. तो वो लेपिनोज में आप पार्टी दे रहे हैं, आपके 10-15 दोस्त साथ में गए हुए हैं,
जो बिल आया बच्चों 1000 रुपए का, और उस पर जीएसटी लगा हुआ था कितने का, 200 रुपए का, तो इनवॉइस का अमाउंट कितना आ गया आपका, 1200 रुपये। तो आप कितना पे करोगे लैपिनोज को, 1200 ही तो पे करोगे। आप ये नहीं कह सकते लैपिनोज को कि लैपिनोज भाई 1000 रुपया तू ले ले, 200 रुपया हम यहाँ से निकलेंगे ना तो रास्ते में ही जीएसटी डिपार्टमेंट पड़ता है, जमा कराते हुए निकल लेंगे। क्या बोल सकते हो क्या आप? नहीं। लैपिनोज कहता तू इतनी टेंशन मत ले, तो मुझे दे दे, मैं अपने आप जमा करवा दूंगा। अब आपने 1200 रुपये दिया है लैपिनोज को, और लैपिनोज क्या कर रहा है बच्चों, इसमें से 200 रुपये किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा ना, क्योंकि किस चीज का पैसा लिया है 200 उसने, टैक्स का, और ये टैक्स किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास। मतलब आपकी जेब से टैक्स निकला है, लैपिनोज की जेब में आया, और लैपिनोज ने किसको दिया, गवर्नमेंट को। देखा जाए तो आपका ही पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंचा है, पर डायरेक्टली आप नहीं पहुंचा रहे, आप इनडायरेक्टली पहुंचा रहे मेरे थ्रू, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। बाकी इनडायरेक्ट टैक्स की सारी कहानियां, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारा आप जीएसटी में पढ़ेंगे जब आपको मैडम पढ़ाएंगी। और इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों, आपके सिलेबस में दोनों ही है, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको आप प्यार से बोलते हैं जीएसटी, और एक है बच्चों कस्टम ड्यूटी। जब भी कोई सामान आप इंडिया के बाहर से मंगवाते हैं, खाओगे क्या? हैं, कोई आपने लोग लगा रखे हैं ना चार। माही का माइक ऑन है, और माही की सारी बातें पूरी क्लास सुन रही हैं, तो प्लीज़ माही अपना आप माइक बंद रखिए। एक काम करता हूँ, मैं आप सबका माइक म्यूट ही कर देता हूँ, ताकि आप जिसको भी कुछ बोलना हो, कुछ पूछना हो, तो अपना हैंड रेज कर देना, मैं उसका माइक ऑफ कर दूंगा, ताकि आप क्या कर सकें, मुझसे बात कर सकें। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप भूल जाते हैं अपना माइक ऑन करके, और आपके घर की सारी बातें पूरी क्लास में चलती है कि आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा इस पर आप कंट्रोल कीजिए। सर इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, बिल्कुल बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है वो ट्रांसफर हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर। ये पास ऑन होता है, इसको आप आईटीसी कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि मैंने आपको बेचा, आपने आगे बेच दिया, उसने आगे बेच दिया, तो उसका क्रेडिट आगे पास ऑन होता रहता है। तो ये जो टैक्स का बर्डन है वो पास ऑन होता है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। कैसे पास ऑन होता है, कौन पास ऑन करता है, फिर कैसे क्रेडिट मिलेगा, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, मतलब जीएसटी और कस्टम ड्यूटी में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल में बताया बच्चों, ये होता है जीएसटी। और अब मैं अगर मैं सिलेबस के हिसाब से बात करूं, तो जितने ही बच्चे जो 16 के है, 2016 सिलेबस के, मेरे हिसाब से कोई होगा नहीं 16 का, फिर भी अगर कोई 16 का है तो डायरेक्ट टैक्स आपका 100 मार्क्स का रहेगा उसके लिए, और इनडायरेक्ट टैक्स भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। ये किसके लिए, फॉर सिलेबस 2016 के लिए। पर जितने बच्चे अब नए सिलेबस में बैठे हैं, तो उनको बता दूं, यहाँ पर 50 मार्क्स का तो आपका डायरेक्ट टैक्स है, और 50 ही मार्क्स का क्या होगा, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेती है। एक बात बताओ बच्चों, टैक्स तो आपको समझ में आ गया कि सर टैक्स क्या होता है, दो टाइप का होता है टैक्स। ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि पहली बात है कि हम टैक्स क्यों पे करें। एक बात बताओ बच्चों, आपने इतनी मेहनत से पैसा कमाया, जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, इतनी मेहनत से पैसा कमाया, सुबह से लेकर शाम तक भागता हूँ, तब जाके दो पैसे कमा पाता हूँ, ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूँ, उनके सपनों को पूरा कर सकूँ, जैसे आपके माँ बाप करते हैं, वैसे मैं भी किसी का पिता हूँ, तो मैं भी कर रहा हूँ। पर गवर्नमेंट कहती है लाओ पवन जी टैक्स दो। मैं कहा भाई किस बात का टैक्स दूं, मुझे बताओ बेटा, मुझे टैक्स क्यों देना चाहिए भारत देश के अंदर, कुछ तो बोलो। हम टैक्स क्यों पे करते हैं, बस सर मन करता है कि बहुत पैसा पड़ा है, तो क्यों ना टैक्स पे कर दिया जाए, और फिर हम टैक्स पे कर देते हैं। मतलब एक मन की बात है सर, जिसका मन करेगा वो पे करेगा, जिसका मन नहीं करेगा नहीं पे करेगा। ऐसा होता है क्या? अगर मन की बात होती तो मुझे बताओ, अंबानी का भी टैक्स पे करता क्या, वो क्यों पे करेगा? आपको बोला गया है कि देख भाई, ये जो पिज़्ज़ा खा रहा है 1000 रुपये का, और तो अगर टैक्स देना चाहे तो ये 1200 का हो जाएगा, दोगे क्या टैक्स? आप कहोगे चलो ले लो, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, खुले पड़े हैं, दे दूंगा 200। ऐसा होता है क्या? नहीं सर। अरे जिस सोसाइटी में आप रहते हैं,
उस सोसाइटी में रहने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आपको भी चाहिए कि हम आराम से इस देश में बैठ के अपना काम कर सकें। कोई चाइना, कोई पाकिस्तान जैसा कोई छोटा मोटा चुरलू सा देश हमें आंखें ना दिखाए। इसके लिए क्या है, हमारे पास इंडियन आर्मी है जो बॉर्डर पे खड़ी है। हमारे पास भी राफाल है बच्चों, जो अटैक कर सकता है, चाहे वो चाइना हो चाहे कोई भी कंट्री हो। हम डरते नहीं है किसी से, क्योंकि हमारे पास आर्मी है, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। इन सब का पैसा आता कहाँ से है? गवर्नमेंट क्या कमाई करती है? मुझे बताओ, गवर्नमेंट क्या कमाई करती है? पैसा तो चाहिए ना सबको बनाने के लिए। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? हमारे टैक्स का ही तो पैसा है। हम टैक्स इसलिए पे करते हैं ताकि हम इस सोसाइटी में अच्छी तरह रह सकें। इस सोसाइटी में जैसे आपने कोई सुना होगा, बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, 50 फ्लैट, 100 फ्लैट्स। तो उस फ्लैट में रहने के लिए, उस सोसाइटी में रहने के लिए आपको मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है बच्चों? ताकि वो मेंटेन रहे, सही समय पर लिफ्ट का काम होता रहे। इसीलिए इस देश में रहने के लिए आपको क्या देना पड़ता है? एक टैक्स का अमाउंट देना पड़ता है। गवर्नमेंट टैक्स का अमाउंट उसी से लेती है जो कैपेबल होता है बच्चों, और खर्च किस पे करती है? सब पर। आज आप घर से बाहर हैं, आपके घर वालों को कोई टेंशन नहीं है कि आपको कोई मार देगा। क्यों टेंशन नहीं? क्योंकि पुलिस है, आर्मी है, सब खड़े हैं बाहर। पुलिस वाले कोने कोने पे खड़े हैं, कोई एक हाथ नहीं लगा सकता किसी के। हमें डर नहीं लगता, कोई भी पर्सन हमसे बदतमीजी करेगा हम उसको कोर्ट में ले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है बच्चों? ये हमारे पैसे से तो चलती है। और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? हमारे टैक्स का पैसा। लिखो 2 लाइनें और। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टैक्स? मैंने टैक्स के टाइप तो आपको बता दिए। टैक्स का मीनिंग क्या होता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। एक बच्चे ने बताया भी है कि सर, टैक्स का मतलब देश के डेवलपमेंट के लिए जो भी आप पे करते हैं उसे टैक्स कहते हैं। ये भी सही है। लिखो, टैक्स आर कंसिडर, इसे आप कंसिडर करेंगे टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, उस सोसाइटी में रहने की जो आपने कॉस्ट पे की है उसे आप क्या कहेंगे? टैक्स कहेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। देखिए बच्चों, बिल्कुल सीधा सा हिसाब किताब है। जैसे हमारी एक फैमिली है, वैसे ही देश भी हमारी एक फैमिली है। हमारे पिताजी पैसा कमाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को घर पे आते हैं, पूरा दिन काम करते हैं। और वो जो पैसा कमा के लेके आते हैं वो किस लिए लेके आते हैं? ताकि हम सबको समय पर भोजन मिल सके, समय पर कपड़े मिल सके, समय पर हमारी स्कूल की जो हमारी नीड्स है वो पूरा हो सके। मुझे बताइए, क्या पिताजी सिर्फ अपने लिए कमाते हैं क्या? नहीं सर, हम सबके लिए कमाते हैं। वैसे ही सेम टू सेम बात है। सभी लोग नहीं कमा रहे, सिर्फ एक व्यक्ति कमाता है और बाकी सभी खाते हैं। वो व्यक्ति कौन? हमारे देश का, हमारे घर का मुखिया, हमारे पिता हैं। जब थोड़े दिन की बात आएंगे, आप भी बड़े हो जाएंगे, आप भी सी में बन जाएंगे, तो आप भी कमाना स्टार्ट कर देंगे। फिर आपकी भी फैमिली हो जाएगी, फिर आप भी किसी के पिता बन जाएंगे, और आप भी क्या करेंगे? आपकी फैमिली के लिए आप कमाना स्टार्ट करेंगे। तो ये तो सोसाइटी का एक कल्चर है। सेम यहाँ पर बोल रखा है कि सर, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, उस सोसाइटी में रहने की जो आप कीमत पे करते हैं उसे टैक्स कहा जाता है। कीमत का मतलब क्या हो गया कि सर, आपको भी पुलिस चाहिए, आपको भी आर्मी चाहिए, आपको भी अच्छे सड़कें चाहिए, सुबह सुबह पानी आपके घर में आ जाए, ये सब चीज़ें फैसिलिटी आपको भी तो चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या पे किया है? टैक्स पे किया है। ये सरकारें बोलती है कि हमने ये कर दिया, हमने वो योजना ले आए, हम वो योजना ले आए। तो ये योजना ले आए तो कोई योजना कोई ऐसे थोड़ी कि अपनी जेब से लेके आ रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे की तो योजना है। सोचिए, क्या गवर्नमेंट क्या अपने जेब से कुछ दे रही है क्या? हमको कुछ नहीं दे रही, सब हमारा टैक्स का पैसा ही तो है, हम पे ही तो खर्च किया जा रहा है।
तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने कुछ कर दिया, मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया, मेट्रो ट्रेन चलेगी, वो फास्ट चलेगी, तो ठीक है कर दिया, अच्छी बात है, काम कर रहे हैं, बढ़िया, खा नहीं रहा, पर ये पैसा तो हमारा ही है ना। आ रही है बात समझ में आप? तो जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, उस सोसाइटी में रहने की जो कीमत आप पे करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? टैक्स। और टैक्स का पेमेंट किसको किया जाता है बच्चों? गवर्नमेंट को किया जाता है। जो टैक्स होगा वो कौन चार्ज करेगा? आपका गवर्नमेंट चार्ज करेगी। लिखिए, टैक्स लेविड। लेविड का मतलब होता है लगाना, इंपोज करना। टैक्स लेविड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट हमारी दो टाइप की है बच्चों। टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। टैक्स कौन लगाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट हमारे देश में दो टाइप के बच्चों, एक तो है स्टेट गवर्नमेंट और एक क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है बच्चों, जैसे इनकम टैक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है। स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ टैक्स लगाती है, जैसे कोई एंट्री टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह हो गया, ये सब स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। पुराने ज़माने में एक टैक्स चलता था वैट के नाम से, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको हम कहते थे, आज भी है बच्चों। जो पेट्रोल वगैरह आप डलवाते हैं गाड़ी के अंदर, बाइक के अंदर, इस पर वैट लगता है, और वो वैट कौन चार्ज कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप राजस्थान में हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट एक वैट चार्ज करती है पेट्रोल के ऊपर, ठीक है। तो कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और कुछ टैक्सेस कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो हमने अभी तक दो चार बातें देखी बेटा इसके अंदर। पहली बात मैंने क्या बताया कि टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही आपके 50-50 नंबर के एग्जाम में आएंगे, और मैं आपको डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स यहाँ पढ़ाऊंगा, और कुछ बातें हम करेंगे अनडिस्क्लोज इनकम, ब्लैक मनी पर भी किस तरह टैक्स लगता है, वो सारी बातें हम यहाँ करने वाले हैं। फिर मैंने बताया कि टैक्स का मीनिंग क्या होता है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सर टैक्स क्यों लगाया जाता है, मतलब टैक्स गवर्नमेंट हमसे क्यों लेती है। बताओ बेटा, टैक्स हमसे गवर्नमेंट क्यों लेती है? लिखिए, वाई आर टैक्सेस लेविड। टैक्सेस क्यों लगते हैं? बताओ ना। टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है, पर क्यों लगाती है? टैक्सेस इसलिए लगाए जाते हैं बच्चों, ताकि जितना भी कॉमन वेलफेयर्स है, जो भी आर्मी है, डिफेंस है, या फिर जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन है, इन सब की फैसिलिटी गवर्नमेंट दे सके। देखिए, गवर्नमेंट को भी तो रूलिंग करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, राज करने के लिए पैसा चाहिए ना। आज देखिए पाकिस्तान की हालत क्या हो रखी है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी सऊदी अरेबिया गए थे भीख मांगने, कि कुछ कर्ज दे दीजिए ताकि हमारे देश को 10-15 दिन और चला सके। बहुत हालत खराब है, बता दूं आपको, पाकिस्तान की हालत एकदम जर हो चुकी है। कोई भी कंट्री, आज इंडिया के पास में बहुत बेहतरीन मौका है बच्चों। हम चाहें तो पाकिस्तान को शाम से पहले अपनी कंट्री में मिला सकते हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास अब। हमारा जो पीओके है, पीओके मतलब क्या है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, हम कभी भी अंदर कर सकते हैं, पर इंडिया ऐसा कर नहीं रहा, क्योंकि कोई जब मजबूर होता है तो उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे हम। एक मिनट बच्चों, हेलो, चलिए। तो टैक्सेस क्यों लगता है उसकी बात हम लिखने जा रहे हैं, लिखो यहां पर, द रीजन फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस
is that they constitute the basic source of revenue to government. देखिए, गवर्नमेंट का बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? टैक्सीज है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट का पैसे कमाने का जो सबसे बेसिक सोर्स है वो हमारे टैक्सीज है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट पैसा नहीं कमाती, पर गवर्नमेंट जितने भी काम करती है उसमें प्रॉफिट मोटिव कभी नहीं हो सकता। वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं कर सकती। पर हाँ, बहुत सारी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, जैसे हम बात करते हैं रेलवेज है, पूरा गवर्नमेंट का है बच्चों। तो रेलवेज भी चल ही रहा है देश के अंदर, पैसा कमा ही रही है गवर्नमेंट, पर उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। वो सेवा के भाव से काम करते हैं। जैसे बीएसएनएल है, सेवा के भाव से, कोई उसको ले नहीं ले वो अलग चीज है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वो भी 2-2 5-5 रुपए की पर्ची कटवाते हैं। तो क्या मुझे बताओ, 2-2 5-5 में क्या हॉस्पिटल चल जाएगा क्या? नहीं। सिर्फ क्या है, वो सेवा भाव है। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? पैसा कमाती है, ऐसी बात नहीं, कमा रही है गवर्नमेंट भी पैसा। बट बेसिक सोर्स जो है गवर्नमेंट की इनकम का, जो मेन सोर्स है वो क्या? हमारा टैक्स का पैसा है। हमसे टैक्स लिया जाएगा और हम पर ही क्या कर दिया जाएगा? खर्च कर दिया जाएगा। मतलब सर, रेवेन्यू जो आया गवर्नमेंट के पास, रेवेन्यू सो रेज्ड का मतलब क्या हो गया? जो भी आया है इज यूटिलाइज फॉर मीटिंग द एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट, लाइक जैसे कि डिफेंस का मतलब क्या हो गया? हमारी जो आर्मीज हैं, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी, हमारी इंडियन आर्मी। प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एसेट्रा। तो गवर्नमेंट हमसे जो पैसा लेती है बच्चों, वो हम पर ही खर्च कर देती है। सीधा फॉर्मूला क्या है? हमसे लिया जाएगा और हम पर ही क्या कर दिया जाएगा? खर्च कर दिया जाएगा। एक हाथ से गवर्नमेंट हमसे टैक्स का रूप में पैसा लेती है और दूसरे हाथ से हम पर ही खर्च कर देती है। कितना खर्च करती है वो तो हमें पता है बच्चों। गवर्नमेंट जितने भी नेता लोग हैं उनको घोटाला भी तो करना होता है, और वो घोटाला कहाँ से होता है? वो हमारे पैसे से तो होता है। और क्या, कोई कोई कमा थोड़ी रहे हैं कोई ये लोग। सोचिए, छोटा सा, जो एक छोटे से शहर का छोटा सा एमएलए है, वो भी क्या हो जाता है? एमएलए बनने के बाद में कितना अमीर हो जाता है? कैसे हो जाता है भाई? क्या एमएलए को कोई लाखों, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख महीने की सैलरी मिल रही है क्या? नहीं। सैलरी तो उनको वही मिलती है बेटा, 10-15 हज़ार रुपए की। एमएलए को भी सैलरी मिलती है, वही 10-15-20 हज़ार की मिलती होगी। पर वो कोई ना कोई करते हैं, दिमाग लगाते हैं अपना और पैसा कमाते हैं। उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाती हैं। कहाँ से? घोटाले से होती है। और कहाँ से आती है? कमीशन वमीशन लेके करते हैं। और यही क्या है? हमारे टैक्स का पैसा है। तो गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स लेती है वो हम पर ही खर्च कर देती है, चाहे वो डिफेंस मतलब आर्मी पे खर्च करे, चाहे एजुकेशन पर खर्च करे। बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है, गवर्नमेंट कॉलेजेज होते हैं बच्चों, गवर्नमेंट के अपने स्कूल होते हैं जहाँ पर कितने सारे लोग पढ़ाते हैं। आज देखिए ना, कितने सारे राजस्थान के स्कूल बने हुए हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस चल रहे हैं। तो इन गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर इतने सारे प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं, तो उनको सैलरी कहाँ से देती है? भारत सरकार ही तो दे रही है। वे बच्चे तो आज गवर्नमेंट स्कूल में हालत देखिए आप, आपके आसपास कोई भी गवर्नमेंट स्कूल होगा उसका हालत देखिए, कितने बच्चे आ रहे हैं उसके अंदर? 10-20-50 बच्चे मुश्किल से आ रहे हैं। और टीचर कितने बैठे हैं उसके अंदर? 50 टीचर बिठा रखे हैं आपने। हर एक केमिस्ट्री का अलग टीचर है, उसका अलग टीचर है। और करते क्या है वो लोग? कुछ नहीं, बैठ के आराम से मूंगफली खा के चले जाते हैं घर पे। और महीने वाले दिन उनको 2 लाख रुपए सैलरी चाहिए। तो सैलरी आती कहाँ से है? हमारे टैक्स के पैसे से।
अजीब सा सिस्टम बच्चों, कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता अपने बच्चों को आज के समय में, ऐसा क्यों? भाई मैं एक छोटी सी बात करता हूं, आप में से मुझे लगता नहीं कोई भी स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ होगा, सभी प्राइवेट कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं। गवर्नमेंट स्कूल में आज एक रिक्शे वाला जो होगा ना, जो रिक्शा चला रहा है, वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। क्या गवर्नमेंट स्कूल में क्या टीचर क्वालिफाइड नहीं है या टीचर नहीं है? सब कुछ है। अरे कितनी बड़ी मेहनत करके आप गवर्नमेंट टीचर बनते हैं, हर कोई थोड़ी बन जाता है। आज कितना बड़ा कंपटीशन करना पड़ता है, कितने आप इंटेलिजेंट है तब जाके आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर लगते हैं, फिर भी नहीं पढ़ाया जा रहा क्योंकि वो पढ़ाते नहीं है बच्चों को। आज मुझे बताइए, अगर इतना सा मैंडेटरी कर दिया जाए कि जिस भी गवर्नमेंट टीचर के जो बच्चे होंगे वो उसी के स्कूल के अंदर पढ़ेंगे, जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं उनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे जिसमें वो पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे तो आप गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दीजिए। मुझे बताओ, क्या अब क्या वो टीचर पढ़ाएगा नहीं अपने बच्चों को ढंग से? अगर इतना सा प्रोविजन डाल दिया जाए तो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है आपके परिवार में भी बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर हो, सभी ऐसे नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाना नहीं चाहते, और इस वजह से क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ठप हुआ जा रहा है। लाखों की इनको सैलरी मिलती है। एक बात बताओ, प्राइवेट स्कूल के अंदर जो बच्चा पढ़ता है, उनको जो टीचर पढ़ा रहा है प्राइवेट वाला, जो छोटे से स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है, क्या उनकी सैलरी लाख रुपए महीना है? सोचिए, लाख रुपए महीना देते हैं क्या वो मैडम जो एक छोटे से बच्चे को पढ़ा रही है? अरे 2,000 5,000 मुश्किल से मिलते हैं उनको। और एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो टीचर पढ़ा रहा है, गवर्नमेंट कितना दे रही है? लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए महीना दे रही है, फिर भी नहीं पढ़ा रहा वो। अजीब सा है, जैसा भी है। पर उनको देने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, और पैसा कहां से आएगा? हमारे टैक्सेस का। ठीक है बच्चों। चलिए, अब हम बात करते हैं बच्चों इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स में इनकम का मीनिंग क्या होता है वो लिखेंगे, बाकी बच्चों ने तो लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा हुआ वो लिखेंगे। इनकम मीन्स, इनकम का मतलब क्या है? इनकम का मतलब क्या है? देखिए, केवी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल है, मानते हैं, पर केवी का और दूसरे स्कूल का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। केवी में आज भी अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है ना? तो एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं केवी में पढ़ा हुआ हूँ, मेरे तो बढ़िया हुआ था पढ़ाई, अच्छे टीचर्स के जो रिजर्व करते हैं, जितने भी टीचर वहाँ पढ़ाते हैं, तो केवी की बात अलग है बच्चों। केवी सबको थोड़ी मिलता है। केवी आज देखिए कुछ किसी को नहीं मिलेगा। आज आप केवी में एडमिशन लेना जाएंगे तो मिलेगा ही नहीं। नॉर्मली केंद्रीय विद्यालय में कहाँ मिलता है एडमिशन? आर्मी स्कूल्स में कहाँ मिलता है एडमिशन? और जो छोटे मोटे गवर्नमेंट स्कूल उनकी बात हो रही है यहाँ पर तो। ठीक है, इनकम का मतलब क्या होता है? हम इंडिया में 5 तरीके से इनकम कमा सकते हैं। ये 5 तरीके हैं बच्चों। सबसे पहला तरीका है हमारे देश में इनकम कमाने का, वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है। दूसरा तरीका है इनकम कमाने का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा है बच्चों इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। जो चौथा तरीका है हमारे देश में इनकम कमाने का, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और सबसे लास्ट तरीका है बच्चों
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो ये 5 तरीके हैं हमारे देश में इनकम कमाने के। मतलब इंडिया में आप इन्हीं 5 तरीके से इनकम कमा सकते हैं, या मैं सीधी लैंग्वेज में कहूँ कि हमारे देश में सिर्फ 5 तरीके से ही इनकम कमाई जा सकती है। और ये जो 5 तरीके हैं बच्चों, इन्हीं को नाम दिया गया है हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम। और आपके सिलेबस का मतलब इनकम टैक्स में जो सिलेबस है आपका, उसका 70% यही है। ये 5 हेड जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये 70% है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको मॉड्यूल के दर्शन करवाता हूँ। ये पेपर 7A लिखा हुआ है। ए का मतलब क्या हो गया, ये इसका ए पार्ट है। ठीक है, और ये ए पार्ट कितने मार्क्स का रहेगा आपका, 50 नंबर का रहेगा। आप देख सकते हैं बच्चों, आपका मॉड्यूल जो होगा वो इस तरह से आपको दिखेगा। जब आपके पास ये मॉड्यूल आएगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, तो डायरेक्ट टैक्स में सेक्शन ए हम पढ़ने जा रहे हैं। इंटरमीडिएट लेवल का पेपर नंबर 7 है, और ये मॉड्यूल के बारे में बता रखा है, और हमारा मोटो बता रखा है कि किस तरह से हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट का मोटो है, मोटिव। इंटरमीडिएट है, पेपर नंबर 7 आपका डायरेक्ट टैक्सेशन का, और ये सिलेबस 22 है। जो बच्चे सिलेबस 16 के हैं, मैं फिर बता दूं उनको, कुछ बच्चे ऐसे भी थे, मेरे पास मैसेज आया था कि हम 16 सिलेबस के हैं। तो देखिए बेटा, फ़र्क इतना ही है, 16 सिलेबस वालों को 100 नंबर का आएगा, यही चीज़ आप इसको डबल करके पढ़ लेना। ठीक है, सिलेबस में कुछ भी चेंजेस नहीं है, 1% इधर से उधर नहीं हुआ है। बस क्या इधर से उधर किया है, नंबर को इन्होंने जो 100 नंबर का था उसको 50 कर दिया। जो चीज़ 5 नंबर में पूछते थे वो अब 2.5 नंबर में पूछेंगे, चीज़ वही की वही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने सिलेबस 22 वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको, और ये पब्लिश हुआ है। सेक्शन ए है आपका डायरेक्ट टैक्सेशन का, और सेक्शन बी मिलेगा आपको जीएसटी और कस्टम का, क्योंकि मैं आपको सिर्फ सेक्शन ए पढ़ाऊंगा, सेक्शन बी यहाँ पर आपको मैडम पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो सेक्शन ए के अंदर इन्होंने 3 पार्ट बना रखे हैं। एक है बेसिक ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो हम पढ़ रहे हैं अभी क्लास के अंदर, उसमें से 10% पूछा जाएगा। मतलब 10 नंबर का बेसिक में आएगा। बेसिक में 4 चैप्टर कवर होते हैं आपके, हम देखेंगे कौन कौन से कवर हैं। एक तो जो हम पढ़ रहे हैं ये वाला कवर, एक रेजिडेंशियल स्टेटस, एक कौन कौन सी इनकम को हम इनकम नहीं मानते, और एक एग्रीकल्चर इनकम। ये 4 चीज़ें आपके बेसिक में आती है। उसके बाद में हेड्स ऑफ इनकम, जिसके मैंने आपको अभी नाम लिखवाए हैं। हमारे 5 हेड की इनकम, और जो सिलेबस का कितना है 25%, या कह सकते हैं लगभग आधा हिस्सा सिलेबस का कहाँ से आने वाला है, हेड्स ऑफ इनकम है। क्योंकि 50 तो पूरा ही है, 50 में 25 क्या है, सिलेबस में आ रहा है। और उसके बाद में जो आगे की हैं, टैक्स लाइबिलिटी, टीडीएस, एडवांस टैक्स रिटर्न फाइलिंग वगैरह, इस पर कितना आएगा, 15% या 15 नंबर का पूछा जाएगा। तो कह सकते हो देखो, अब आधा हिस्सा बना रखा है इन्होंने। आधा हिस्सा किसका है, सिर्फ और सिर्फ हेड्स ऑफ इनकम का है, और बाकी 15 और 10 किसके, नॉर्मल है। और इंस्टीट्यूट यहाँ पर मैं कहूँगा कि थोड़ा कंजूसी कर रहा है भाई। इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा पेपर है, इनकम टैक्स अपने आप में इतना बड़ा था, इसको उन्होंने 50 नंबर में कर दिया। अब कर दिया तो कर दिया, अब क्या कर सकते हैं अपन। बट देखा जाए तो लगभग आपको 500-600 पेज का इनकम टैक्स पढ़ेंगे आप। 500-600 पेज। देखो ये मॉड्यूल आपका ना, ये पूरा कंप्लीट मॉड्यूल वो नहीं है। ये कंप्लीट मॉड्यूल आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा सिर्फ इनकम टैक्स का है। ये सारा इनकम टैक्स का है, जो बता रहा हूँ ना आपको मैं कंसेप्ट, कि टैक्स क्यों लगता है, कैसे लगता है, ये सारी बातें हैं। और ये आपके टोटल पेज अगर आप देखें तो भाई कितने आ रहे हैं टोटल पेज, ये आ रहे हैं 616 पेज। और इसका फ़ॉन्ट साइज भी काफ़ी छोटा रखा गया है। फ़ॉन्ट साइज छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर देते ना, छोटा फ़ॉन्ट साइज है, बहुत छोटा फ़ॉन्ट साइज दिख रहा है आपको, इतनी बड़ी तो किताब ही नहीं होगी, इतनी सी किताब दिखेगी आपको। तो ये पेज आपके 600 से 1000 पेज बन जाते। तो 1000 पेज में सिर्फ 50 नंबर मिलेंगे आपको, या चलो 616 पेज में 50 नंबर हैं। 616 पेज में 50 नंबर, लगभग मुझे बताइए कितने पेज पढ़ें कि हमें 1 नंबर का नंबर मिल जाए। ये
घबराने वाली बात नहीं है बच्चों, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं ये नहीं कर रहा कि देखो कितना मुश्किल सिलेबस, ऐसा कुछ भी नहीं है, आसान है एकदम। जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ के मुझसे पढ़ चुके हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कैसी पढ़ाई होते हैं यहाँ पर, कौन सा टीचर कैसे पढ़ाता है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे आपको। अभी तो मैं फर्स्ट डे ही है मेरा, इसमें क्या मैं आपको अच्छा पढ़ाऊँ और क्या बुरा पढ़ाऊँ, अब क्या तो मुझे जज करोगे आप, ठीक है। जज करना है अगर आपको, तो उसके लिए आपके जितने भी जो स्टूडेंट मिलते हैं आपके इंटरमीडिएट का, जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जिनको मैंने पूरा इनकम टैक्स पढ़ा दिया है, आप उनसे पूछिए कि सर किस तरह से पढ़ाते हैं या क्या तरीका रहेगा सर का, वो आपको बताएंगे कि सब चीज़ें, ये आपको मॉड्यूल खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इन 616 पेज को आप रखो साइड के अंदर, मैं सब कुछ मेरे हिसाब से आपको बताऊंगा, और एक भी लाइन ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में बाहर से आ जाए, पूरा कंप्लीट मेरे नोट्स में से मिलने वाला है आपको, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका मॉड्यूल के दर्शन, कि ये सब हम पढ़ने वाले हैं हमारे मॉड्यूल के अंदर, जो भी आपका मॉड्यूल के अंदर आएगा। तो अब हम बात कर रहे थे हमारे इनकम की, तो हमारे 5 हेड की इनकम है बच्चों, ठीक है। अब ये जो इनकम है इनको कुछ सेक्शंस में देखो, इनका टोटल अगर आप करेंगे तो इसे बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम, ठीक है। और इसमें से फिर क्या होगा, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, 80C से लेकर 80U तक माइनस आप कर देंगे, उसको नाम दिया गया है टोटल इनकम, ठीक है। और ये जो टोटल इनकम है, इसी पर क्या होगा, टैक्स अप्लाई होगा, मतलब जो टैक्स निकालना सीखेंगे ना हम चैप्टर फर्स्ट में, वो इसी से आएगा। और ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वाला चैप्टर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 से 5 नंबर में आता है, लिख लेंगे आप। तो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये 4 to 5 नंबर में आता है, यहाँ पर तो एक एक नंबर 4 to 5 मार्क्स, एक एक नंबर कवर करना अपने आप में तूफान है बच्चों, एक एक नंबर आपको यहाँ पर कवर करना है। तो आपके हेड्स ऑफ इनकम है। अगर मैं इसमें कुछ सेक्शंस में इसको बांटूं, तो बच्चों 15 से लेकर 17 जो सेक्शंस हैं वो आप सैलरी हेड में पढ़ेंगे। फिर सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक आप हाउस प्रॉपर्टी हेड में पढ़ेंगे। सेक्शन 27 से लेकर सेक्शन 44 तक आप बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले हेड में पढ़ेंगे। सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 55 तक आप पढ़ेंगे कैपिटल गेन में। सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 59 तक क्या पढ़ेंगे आप, अपना अदर सोर्सेज। तो ये कुछ सेक्शंस हैं जिसके थ्रू आप ये कवर करने वाले हैं। सेक्शंस के नंबर मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। और सेक्शन को रीड करने का भी एक तरीका है, तो यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा वर्किंग नोट बना के दे रहा हूँ आपको कि सेक्शन कैसे रीड किया जाता है, या ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिखिए आप, यूएस का मतलब होता है अंडर सेक्शन। जहां भी आपको यूएस लिखा मिले तो इसका मतलब समझना, अच्छा 28 होगा भाई, 28 होगा। यूएस का मतलब होता है अंडर सेक्शन, यूसी का मतलब होता है अंडर चैप्टर, ठीक है। और यूएच होता है आपका अंडर हेड, ठीक है। और कल इसमें हम बेसिक बातें और पढ़ेंगे। तो आज के लिए मैं अपनी क्लास को यहीं तक रोकूंगा बेटा, और अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए सब बच्चों को बाय।